स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वॉररूम। कुछ और खबरों की बात हम कर लें। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों और उन आतंकवादियों के आकाओं के लिए अब टारगेट सेट कर लिए हैं। इस लिस्ट में कौन कौन है मैं आपको अब ये दिखाने जा रहा हूं। इसको आप मानिए भारत की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट, जिसके अंदर पहला नाम है लश्कर-ए-तैयबा का जो चीफ है हाफिज सईद, जो भारत में मुंबई में हुए 26/11 के हमले का भी जिम्मेदार था। ये भारत का नंबर 1 टारगेट है। नंबर 2 टारगेट है तलहा सईद। ये हाफिज सईद का बेटा है, यानी अपने ये दहशत के कारोबार में हाफिज सईद ने अपने बेटे को भी लगा रखा। इनके बाद तीसरे नंबर पर आता है जकीउर रहमान लखवी। ये इसके तार भी मुंबई हमले से ही जुड़े हुए, ये नाम भी हम तब से ही सुनते आ रहे हैं। ये मुंबई हमले में माना जा रहा था कि वहां जो आतंकवादी पहुंचे हुए थे उनसे सीधे बात कर रहा था। लश्कर-ए-तैयबा का ऑपरेशनल हेड इसे माना जाता है। टारगेट नंबर 4 है सैफुल्लाह कसूरी, जिसको पहलगाम हमले के सिलसिले में जिसका नाम आपने सुना। अब ये फिलहाल हाफिज सईद का राइट हैंड आदमी माना जाता है और लश्कर का डेप्यूटी चीफ भी इसको कहते हैं। तो पहले इन 4 नामों पर एक बार हम जरा बात कर लें सर। ये 4 नाम, इनमें से जैसा मैंने कहा 2 तो वो हैं जिनको हम सीधे 26/11 के टाइम से सुनते हुए आ रहे हैं। एक एक करके ये सारे के सारे खत्म हो। देखिए, अगर भारत फैसला करता है कि इनको हमने ख़त्म करना है तो ये ख़त्म हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता आजकल के युग में जो आप पिन पॉइंट एक्यूरेसी से टारगेट कर सकते हैं, स्मार्ट बम से, ड्रोन से, एयरक्राफ्ट से, और कोई कोलेटरल डैमेज होती नहीं है। हमने दुनिया भर में देखा है, आप इंडिविजुअल टारगेट को ख़त्म करते हैं और कोलेटरल डैमेज होता ही नहीं और पता भी नहीं चलता उसको मैं मारने वाला हूँ। तो मैं मानता हूँ कि भारत के पास ये क्षमता है। सिर्फ भारत ने फैसला करना है कि आपने इनको अब न्यूट्रलाइज करना है। जिस दिन भारत फैसला करेगा ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। 5वें नंबर पर बताता हूं आपको इस मोस्ट वांटेड लिस्ट में भारत के कौन है जो टारगेट पर है इस बार जब भारत की जवाबी कार्रवाई होगी। मोहम्मद याह्या मुजाहिद, ये भी लश्कर-ए-तैयबा का आदमी है और मीडिया और पब्लिसिटी विभाग देखता है। यानी भारत ने लश्कर-ए-तैयबा को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने का, खत्म करने का अब मन बना लिया है और इनके खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। एक सर सवाल यह कि हम ये लश्कर-ए-तैयबा बार बार अपने नाम भी बदलता है। एक बार जमात-उद-दावा हो गया था, ये फिर कुछ और नाम से इसको जाना जाने लगा। अब जो भारत में जो ये TRF है सो कॉल्ड, इसको भी माना जाता है कि कश्मीर में काम ये लश्कर-ए-तैयबा के लिए ही कर रहा है। इतने बरसों से ये आदमी वहां खुली सांस ले रहा है, क्यों नहीं भारत ने इनका आज तक इंतजाम किया? सौरभ जी, अगर 10 सेकंड देंगे तो मैं आपको ये बताऊं, ये जो लिस्ट है ना, अब ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के लिए ऐसा लग सकता है कि जब पहला मरेगा तभी दूसरा मरेगा, 9वां भी पहले मर सकता है, पहली बात। और ये लिस्ट टॉप 10 जब हम बोलते हैं ना, दिस इज ओनली फर्स्ट ऑफ द लिस्ट। सो इसका मतलब ये नहीं है कि 11वां और 12वां नहीं मारा जाएगा। और पाकिस्तान की अपनी एक्नॉलेजमेंट है कि वो मोटरसाइकिल पर जो 2 बंदे घूम रहे हैं जो अब तक 22-23 को मार चुके हैं, ये उनकी लिस्ट में भी है। बाय द वे, ये ऑफिशियल है बात जो मैं कर रहा हूं आपको। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आज अगर हमने 10 लोगों का नाम आपको दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहां पर खत्म हो जाएगा। वो तो ठीक बात। अब ये टेररिज्म खत्म होगा। और अगर बिलावल भुट्टो 11वां नंबर अपना डालना चाहते हैं और मुनीर 12वां नंबर डालना चाहते हैं एज अ इस्लामिक टेररिस्ट, आपके नाम को हम इज्जत देंगे और इसको जरूर खत्म करेंगे। आपको लगता है इस लिस्ट में सीधे पाकिस्तान के आर्मी चीफ और ISI चीफ का नाम भी होना चाहिए? वो मोटरसाइकिल वाले दोनों बंदे ना, उनके पास दे रखा है नाम। So that is why that has not been added. हम उनको आतंकवादी ही माने ना? नहीं, मैं क्यों मानूं? उसकी अपनी स्टेटमेंट है, खून बहेगा। कौन बहाता है खून? खून वही बहाता है जो टेररिस्ट है। खुलकर बोल। सईद क्या बोलता है? क्या हमारी उससे पर्सनल दुश्मनी है? बट उसके कामों से हमारी दुश्मनी है। हमें नहीं पता सईद कौन है, हमें नहीं पता मसूद कौन है, हमें तो उसके काम से जिसने हमारे देश का खून बहाया। और अगर बिलावल ये बोलता है, मैं कहता हूं आज आप एज अवाम, इंडियन अवाम, इस पर कमजोर मत पड़िए। अगर उसने कहा या तो पानी बहेगा या उनका खून बहेगा, किसका खून की बात चल रही? चलो बता दीजिए मुझे। ये हमारे लिए नहीं बात चल रही। ये टेररिस्ट क्यों नहीं है? सौरभ जी, एक चीज पर आपको ताज्जुब होगा। छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। ये लश्कर-ए-तैयबा 1987 में फॉर्म हुई थी। हाफिज सईद को फाउंडर थे और इनका जो इंटेलेक्चुअल गुरु था वो था आजम, जो कि फादर ऑफ ग्लोबल जिहाद कहते हैं उसको। और इनकी फिलॉसफी क्या है? इनकी फिलॉसफी है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक कैलिफेट। इसका मतलब है बहुत जरूरी है
कि हम पूरे के पूरे लश्कर तैयबा के जो लीडरशिप है उसको खत्म करें। इसी वजह से सारे टॉप नाम इनके आते हैं। एक चर मुझे भी ताज्जुब हुआ, सुनने वालों को भी हो रहा होगा इस लिस्ट में मसूद अजहर का नाम क्यों नहीं है, जैश ए मोहम्मद वाले का। जैश ए मोहम्मद कौन है? जिसने आपकी पार्लियामेंट पर हमला किया था, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे, हमने सारी फौज लगा दी थी बॉर्डर पर। उसका नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है? मेरी भी बात हो रही थी सर से, तो बात निकली। देखिए, मेरा जो मानना है, मैंने ये कई बार रिपीट किया है और आपके डिबेट में भी रिपीट किया है, अजहर मसूद जो है वो बालाकोट स्ट्राइक में मारा गया। आप पाकिस्तान को प्रूव करने दीजिए मेरा स्टेटमेंट गलत है, लाइए उसको जैसे आप देख रहे हैं हर दूसरे दिन ये घूमता रहता है। तो अभी वीडियो आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं इनके, ये अभी कुछ दिन पहले ही बताया गया कि उसको एक क्राउडेड नेबरहुड में रखा गया ताकि इंडिया हमला न कर पाए उसके ऊपर। अजहर मसूद कहाँ है? हमने तो उसकी फोटो नहीं देखी है बालाकोट स्ट्राइक के बाद। और बालाकोट स्ट्राइक ऐसे नहीं हुई कि आपने टारगेट चुना और हमला कर दिया। बालाकोट 9 दिन के बाद हुआ, पुलवामा के बाद, क्योंकि उस समय तकरीबन 250 ट्रेनीज वहाँ थे और अजहर मसूद अपने गुरगुं के साथ, टॉप सीनियर लीडर्स के साथ वहाँ आ रहा था और वह मारा गया। और पाकिस्तान ने उसी शाम को मैं ये बताया, अपनी अनाउंस किया कि अजहर मसूद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसके बाद उसका कुछ पता नहीं। आपका मानना है कि वो जिंदा नहीं है? मेरा बिल्कुल यकीन है कि वो जिंदा नहीं है। इस बीच एलओसी पर पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा भी देखिए आप जरा। पाकिस्तान के सूचना मंत्री हैं, तो कॉमेडियन लगता है, अताउल्लाह तरार, ये इंटरनेशनल मीडिया को लेकर एलओसी पहुंच गया। अताउल्लाह तरार ने एलओसी से फिर वही भारत को गीदड़ भक्की देना शुरू किया और कहा कि इस बार पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार है, अगर भारत ने हमला किया तो ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, भारत की कई पीढ़ियां जो है वो याद रखेंगी। इंटरनेशनल मीडिया को लेकर के एलओसी घुमा रहे हैं ये इनके मंत्री साहब। सर आप ही जवाब दे दीजिए, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा इसके लिए। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये जो बड़ बोले हैं कि बालाकोट के बाद हमने जवाब दिया, इनका F-16 गिरा, इनका पायलट जो इजेक्ट हुआ, इन्होंने खुद मार दिया उसको, और दूसरा खुद मार दिया उसको। और बाद में बोलने लगे नहीं जी एक ही पायलट, ये इनकी पब्लिक ने मारा उस बेचारे को। वो उसका जो फादर था वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स का एवीएम था, वो एयर वाइस मार्शल, उसका बेटा था जिसको मारा इन्होंने। और बाद में मुकर गए क्योंकि अमेरिका के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं बचे, भाई F-16 कैसे भेज दिया आपने काउंटर स्ट्राइक करने भारत के खिलाफ। खैर, और दूसरी बात, अमेरिका नहीं चाहता था कि दुनिया को पता चले कि एक MiG-21 ने F-16 को मार गिराया। और हमारा जो पायलट था अभिनंदन, वो जब उसने उसको इंटरसेप्ट करने के लिए गया, उसको वार्निंग दी गई, भाई आप LOC क्रॉस कर रहे हैं। उसने बोला नहीं, अब मैंने लॉक ऑन कर दिया F-16 को, इसको तो गिरा के आऊँगा वापस में। और उसके चक्कर में वो थोड़ा LOC क्रॉस कर गया और जब इजेक्ट हुआ तो पाकिस्तान की साइड में, मतलब POK की साइड में वो इजेक्ट हुआ। ठीक है, तो अभी तो वो तो हो गया जो बालाकोट का स्ट्राइक की कहानी। अभी जहाँ तक इनका ये LOC में ले जा रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया को, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में था, 200 किलोमीटर की लाइन ऑफ कंट्रोल का मैं कमांडर रहा हूँ GOC उस डिवीज़न का। तो लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर हम इनको अगर मारना चाहें तो इतनी बुरी मार मारेंगे कि हम जब चाहें हम किसी भी एरिया को चुन के हम इनके मेन डिफेंसेस को हमला कर सकते हैं, इनके पीछे जाके भी हमला कर सकते हैं हम। लेकिन हम वो मौका ढूंढ के वो उस माहौल के अंदर स्ट्राइक करेंगे जब हमको उसका डिविडेंड मिले। और डिविडेंड क्या है? अगर हमें गवर्नमेंट ये बोलती है आप POK को रिकैप्चर कर दीजिए तो हमारे ऑपरेशन उसी मुताबिक चलेंगे। इंटरनेशनल मीडिया को क्या घुमाने लगे हो आप? क्या दिखाना चाहते हो? एक मिनट सौरभ जी एनालाइज करिए, इसको एनलार्ज करवा लीजिए। कितने माइक है सामने? पूरी तस्वीर ना मैं तो कह रहा हूं कितने माइक है गिन लीजिए। इंटरनेशनल मीडिया के कौन कौन से नाम है जरा वो गिन लीजिए, पढ़ लीजिए। मैं नहीं बोल रहा कि आप मेरी बात मानिए, किसी को भी बोल दीजिए, पाकिस्तानी को बोल दीजिए कितने माइक सामने हैं। 4 दिख रहे हैं आपके सामने, मतलब प्रूफ वाली बात चल रही है। उसमें से कौन कौन सा इंटरनेशनल मीडिया का नाम है वो पढ़ दीजिए। चलो, मुझे तो कोई इंटरनेशनल नजर ही नहीं आ रहा। अब आप बता दीजिए मैं क्या कर सकता हूं। मतलब मैं झूठ बोल सकता हूं, आप झूठ बोल सकते हो, आंखें थोड़ी ना झूठ बोल सकती हैं। और लॉन्च पैड से तो इन्होंने सारे निकाल ही दिए, खाली कर दिया पूरा। बात भी ले गए थे घुमाने की, देखिए हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, याद होगा ना आपको। खैर, ये सब प्रोपेगेंडा वॉर्स है। भारत के हमले से लेकिन पाकिस्तान में दहशत है और अब वो दर मदद की भीख मांग रहा है। एक बड़ी खबर आई टर्की से, तुर्की जो मर्जी कहिए, तुर्की की एक वॉरशिप नेवी की वो पाकिस्तान आई है।
अब ये टर्की ये कह रहा है कि हमारी तो ये वॉरशिप जो है इससे पहले किसी और देश के पोर्ट पर भी गई थी, फिर वहां से ये कराची आई है, तो इसलिए इसको कुछ और ना समझा जाए। लेकिन इन हालात में ही तुर्की को जो है याद आया अपनी ये नेवी की वॉरशिप को भेजना। अब ये किस काम से आई है ये तो फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन तुर्की के इरादे जो हैं वो कुछ संदिग्ध लगते हैं। इससे पहले इन्होंने अपने बड़े जहाज, मालवाहक जहाज जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, वो भेजे थे। फिर बाद में उस पर भी सफाई दी कि हमने कोई वेपन नहीं भेजा, कोई हथियार नहीं भेजे हैं, और रिफ्यूलिंग के लिए जो भी बोला था, ये भी रिफ्यूलिंग कर रहा है। अब तो वॉरशिप भेजी है। ये शेड्यूल्ड विजिट है, और इसमें जो बोलते हैं ना कि वो डीजल भरना है, वो जगह सेट होती है, पहले से सेट होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सडनली बोला चल भाई इधर को मुड़िया, इधर को मुड़िया। यहाँ नॉटिकल माइल्स हंड्रेड्स और हंड्रेड्स आपने ट्रेवल करनी है, और ऐसा नहीं है कि आप जाने आने का पूरा 5000 किलोमीटर का आप इकट्ठे लेकर चल रहे हैं। आपने ये जो शेड्यूल करी होती है विजिट्स, इसके पीछे एक बड़ा अच्छा रीजन होता है। आप जस्ट लाइक दैट थोड़ी ना रुकेंगे, कहीं पर भी चले गए। आप इस खबर में कुछ और नहीं पढ़ते मतलब? नहीं, मैं इसको जरूर पढ़ता हूं कि टर्की का सपोर्ट है, ये पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा है। भाई मैं तो गया था शेड्यूल्ड विजिट पर, आपने क्लेम कर लिया, देखिए जी मेरे कहने से आ गए। ये हो रहा है इस समय। सर, उनके इंटेलिजेंस के लोग उनके आर्मी एयर हेडक्वार्टर में भी गए थे। हाँ, उसकी तो भाई एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज होता है। सारी खबरें एक ही देश से जुड़ी हुई कैसे? जो आसिफ मुनीर ने बोला कि साहब कश्मीर हमारी शहरग है, हाँ, वो कश्मीर शहरग नहीं है। शहरग इनकी क्या है? कराची। और ये डरते मारे कि भारतीय नेवी कराची के ऊपर हमला ना कर दे, इन्होंने तुर्की को बोला यार एक जहाज अपना खड़ा कर दो यहाँ, क्योंकि हो सकता है आप जब खड़े रहेंगे तो शायद इंडिया की नेवी हमला ना करे यहाँ कराची के ऊपर। थर्ड कंट्री इन्वॉल्व हो जाएगा। और शहरग क्या है? कराची है शहरग पाकिस्तान की। आप कराची को ब्लॉकेट कर दे, इनका सारा खाना पानी, दाना, तेल पानी सब बंद हो जाएगा। वो है शहरग मुनीर की। कश्मीर कहां से शहरग हुई तेरी? सौरभ, मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, तुर्की ऐसा नहीं है कि उनको मालूम नहीं है कि यहाँ नहीं भेजना चाहिए। उन्होंने डेलिबरेटली भेजा है। C-130 भी डेलिबरेटली आया और ये वॉरशिप भी डेलिबरेटली आया, बिकॉज ये इस्लामिक जो ममालिक हैं, इस्लामिक नेशन है, उनका पॉलिटिक्स है। ये तुर्की इमर्ज होना चाहता है सुन्नी वर्ल्ड का बादशाह, कैलिफेट, और उनका अरब खासकर सऊदी अरेबिया से बहुत लड़ाई चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, लड़ाई चल रही है। और वो चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ हाथ मिलाएगा तो हम इस्लामिक वर्ल्ड में प्रेडोमिनेंट पावर बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि तुर्की ने अपने जो कार्ड्स हैं ठीक तरह से खेले नहीं, क्योंकि अब ये अगर कुछ होता है कल या परसों या आज, तो तुर्की अभी इसमें शामिल हो जाएगा और तुर्की कुछ कर नहीं सकता है, इतना दूर है, वो इफेक्टिव पावर अपना नहीं इसमें डाल सकता और मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन ईरान तो है, ईरान से भी खबरें आ रही हैं। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ये पाकिस्तान पहुंचे हैं अभी। कोई बात नहीं है, लेकिन ईरान और तुर्की तो आपस में जबरदस्त दुश्मन है, और ईरान और शिया सुन्नी का चक्कर चल रहा है। 8 जनवरी 2024 खबर पूरी कर दूं मैं। ये ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान आए और पाकिस्तान पहुंचते ही इनके विदेश मंत्री ने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने की अपील करते हैं। इससे पहले इनके जो भारत में एम्बेसडर हैं वो कह चुके हैं कि हम बीच बचाव आपके बीच में करना चाहते हैं। अब विदेश मंत्री अब्बासी आज पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार से मिलेंगे। पाकिस्तान दौरे के बाद ये ईरान के विदेश मंत्री वापस अपने देश जाएंगे और वहां से फिर ये भारत आएंगे। ईरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा कर चुका है, साथ ही उसने दोनों देशों के बीच बातचीत की भी पेशकश कर रखी है। सिर्फ बोले आप नहीं, देखिए हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अभी कई सालों से हम ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि कोई इंडिया आएगा और वो उसी समय पाकिस्तान जाएगा। आपने देखा होगा इंडोनेशिया का प्रेसिडेंट आया था इधर, उसको पाकिस्तान भी जाना था, लेकिन हमने क्लियरली उसको बोला अगर आपने इंडिया आना तो इंडिया ही आएंगे, आप यहाँ से पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अगर आपने पाकिस्तान जाना तो पाकिस्तान ही जाइए, यहाँ नहीं आना। इसीलिए शायद ये पहले अपने देश वापस जाएगा, फिर आएगा इंडिया, क्योंकि हमने एक्सेप्ट नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमारे रिश्ते ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं और पाकिस्तान और ईरान का तो बहुत जबरदस्त झगड़ा चल रहा है सिस्तान प्रोविंस में, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी वहां सिस्तान प्रोविंस में जाकर टेररिज्म करते हैं। कुछ साल पहले उन्हें 8 आदमियों को फांसी की सजा भी दी। तो मैं मानता हूं कि ईरान के साथ हमारे अच्छे रिश्ते हैं और पाकिस्तान के साथ वो क्या करने गए हैं वो उनकी प्रॉब्लम में हमें कोई लेना देना नहीं। हम मीडिएशन किसी को करने नहीं देंगे। बहुत सारा बलूचिस्तान का बलोच लोग जो मानते हैं कि हमारे लोग उधर भी रहते हैं। करेक्ट, ईरान की तरफ भी रहते हैं। देखिए ईरान का पिछले साल 16 जनवरी
2024 के अंदर हमला हुआ था मिसाइल्स के साथ, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के साथ पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने वहां पे सुन्नी मुस्लिम, देखिए जो ईरान है वो शिया मेजॉरिटी है और जो पाकिस्तान है वो सुन्नी मेजॉरिटी है, और इन दोनों में कभी बन सकती ही कोई नहीं नहीं है। सकता। और सिविलाइजेशन राइट, बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना था। एयर कमोडोर बहल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ कर्नल टीकू थे प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया सर आपका। जनरल दत्ता, बहुत धन्यवाद आपका। कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर मुलाकात होती है आपसे।